डियर स्टूडेंट्स, साइंस एंड सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने ला पीरा के हवाले से जो है लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें आज हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 जो है वो हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पर है। अब पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर जो है बेटा, इसमें दरअसल इस लॉ के अंदर टोटल हैं 13 चैप्टर्स। तो इन 13 चैप्टर्स में से हमने पहले जो है वो 6 चैप्टर्स को डिस्कस करना है आज के लेक्चर के अंदर। फिर पार्ट 2 के अंदर 7 से लेकर 13 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 में इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 100+ क्वेश्चन जो हैं उनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। और ये 3 लेक्चर्स, 3 पार्ट्स लैंड रेवेन्यू के देखने के बाद आपको लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन जो है वो बाकी नहीं रहेगा। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स, कि आपको मैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट या पूरा लॉ जो है इंतहाई सिंपल लैंग्वेज के अंदर आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी पार्ट जो है वो मिस किए बिना पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो गौर से देखें। अगर हमारे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और ये हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी बात होगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो पंजाब अराजी महसूल एक्ट, जिसको हम इंग्लिश वर्ड में ही ज़्यादातर बोलते हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के नाम से, 1967 के अंदर जो है वो पेश किया गया। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल बात यह है कि ज़मीन जो है वो पंजाब का सबसे कीमती सरमाया है। सदियों से हुकूमतें इसी ज़मीन पर लगने वाली फसल जो है उससे महसूलात यानी रेवेन्यू जो है वो हासिल करती हैं, उस पर इन्हासार करती हैं। यानी ज़मीन से जो टैक्स लिया जाता है वो हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो समझा जाता है। यानी अगर हम पाकिस्तान में टैक्स की बात करें तो ज़मीनी टैक्स जो है, जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं, ये बहुत बड़ा जरिया समझा जाता है। और इसी मकसद के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और इसको एक कानून की शक्ल दी गई जिसे हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहते हैं। अब अगर मैं इस कानून के बारे में आपको मजीद बताऊं तो ये जो कानून है बेसिकली ये हमें बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं ये कौन होते हैं, ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, और इसके अलावा जो है ज़मीन पर टैक्स या रेवेन्यू किस तरह से इकट्ठा किया जाता है, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो इसको कैसे हल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ये हमें बताते हैं। तो यही बात मैंने इंग्लिश के अंदर लिखी है कि लैंड बेसिकली मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है पंजाब के अंदर, और ये सदियों से रहा। गवर्नमेंट जो है उनमें मैक्सिमम टैक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनका लैंड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम टैक्स। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एक सिस्टमैटिक वे मुतारिफ करवाया जिसे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट कहते हैं, और ये 1967 के अंदर मुतारिफ करवाया गया। पर्पज़ क्या है, हु आर द रेवेन्यू ऑफिसर, इसमें हम देखेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, हाउ इज लैंड रिकॉर्ड, हाउ लैंड टैक्स कलेक्टेड, एंड हाउ आर डिस्प्यूट्स सेटल्ड, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस एक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर जो है आसान और सादा जबान में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये कानून मुकम्मल तौर पर जो है वो वाज़ेह हो जाए, और एग्जाम से रिलेटेड इस कानून से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत ना। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है उसको हम प्रीलिमिनरी कहते हैं, यानी इब्तदा, इंट्रोडक्शन। और जैसा कि स्टूडेंट्स, हर लॉ एक फाउंडेशन के साथ शुरू होता है। कोई भी लॉ है ना, तो मैंने प्रीवियस लॉ डिस्कस किया उसमें भी यही बातें की। हर लॉ एक फाउंडेशन के तहत जो है वो शुरू होता है। रूल्स पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ड्स जो लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट है, यानी लॉ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस लॉ में इस्तेमाल हुए हैं, ये कहां कहां अप्लाई होते हैं,
और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का पहला जो चैप्टर है वो हमें यही बताता है, हमें इंपॉर्टेंट की टर्म्स को डिफाइन करता है ताकि ये पता चल जाए कि गवर्नमेंट की पावर जो है वो क्या है, वो बेसिकली डिसाइड करे कि ये लॉ कहाँ जो है वो नाफिज होगा और कहाँ नहीं। यानी बेटा पहले चैप्टर के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज की टर्म्स यानी की डेफिनेशंस जो यहां पर लॉ के अंदर इंप्लीमेंट होंगे, और दूसरे नंबर पर जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये लॉ थारोली पूरी जो है पंजाब की स्टेट्स पर अप्लाई होता है। अगर पूरी पंजाब की स्टेट्स पर जो है अप्लाई नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट जो है वो किन को ये डिसीजन देती है कि ये लॉ नाफिज होगा और कहां जो है ये लॉ नाफिज नहीं होगा, यानी ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा, कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो की डेफिनेशन का है, और की डेफिनेशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है वो आती है बेटा किसकी, स्टेट की। अब स्टेट जो है हम किसको कहते हैं, एस्टेट का उर्दू में मीनिंग है जायदाद। अगर मैं एस्टेट को डिफाइन करूं तो एस्टेट जो है वो किसको कहते हैं, जायदाद को कहते हैं। अब एस्टेट बेसिकली जो है ये पीस ऑफ लैंड है जो आम तौर पर कनेक्टेड विद द विलेज, यानी मैं यूं कहूं एक मखसूस पीस ऑफ लैंड जो आम तौर पर गांव से मंसूब हो, गांव से मुंसलिक हो, उसको हम स्टेट कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में मैं मजीद कहूं तो यूं कहूंगा कि गांव की जो बाउंड्री है या गांव का जो मैप है किसी का, वो एक क्लियर यूनिट की शक्ल में क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। अब मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करते हैं एक विलेज ए है और उस विलेज ए के अंदर जो है 200 एकड़ जमीन है, तो ये जो 200 एकड़ जमीन है पूरी की पूरी उस विलेज की, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, हम स्टेट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टेट समझ आ गया होगा कि स्टेट मींस ए डिफाइंड पीस ऑफ लैंड यूजुअली कनेक्टेड विद द विलेज। उसके बाद है बेटा लैंड ऑनर, जिसको हम जिम्मेदार कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर काफी जो है वो डिस्कशन हुई है। ए पर्सन हु हैज ऑनरशिप राइट्स ओवर द लैंड, वो शख्स जिसके पास लैंड की ऑनरशिप राइट्स हो, उनको हम नाम देते हैं जमींदार का। और ये जो जमींदार होता है ना, बेसिकली वो या तो लैंड खुद कल्टीवेट करता है, खुद उगाता है, या फिर मेरा बेटा वो ये लैंड टेनेंट्स को देता है। टेनेंट्स कहते हैं काश्तकारों को, जो आमतौर पर मुजारे होते हैं ना, उनके लिए टर्म यूज होती है टेनेंट्स। आगे पढ़ेंगे भी से। या तो वो ये जमीन खुद काश्त करता है या फिर ये जमीन किसको देता है, टेनेंट्स को देता है, मुजारों को देता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। जैसे एक शख्स है जिसका नाम अली है। अली के पास जो है वो 50 एकड़ जमीन है। सपोज करें एक शख्स है, उस शख्स का नाम अली है, और अली के पास जो है वो कितनी जमीन है, 50 एकड़ जो है वो जमीन है। तो फिर ये जो अली होगा, या तो वो खुद फार्मिंग करेगा, खुद काश्त करेगा, या फिर वो किसी और को भी दे सकता है। खुद काश्त करे या किसी और को दे तो वो फिर भी क्या कहलाएगा, लैंड ऑनर कहलाएगा, क्योंकि ये जो 50 एकड़ जमीन है ये अली की ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको लैंड ऑनर भी समझ आ गया होगा। तीसरे नंबर पर है टेनेंट्स। टेनेंट्स जिसको मैंने किरायादार या काश्तकार कहा, यानी कि पर्सन हु कल्टीवेट लैंड बट इज नॉट ऑनर। वो बंदा जो लैंड को कल्टीवेट तो करता है लेकिन उस लैंड का मालिक नहीं होता। ये आमतौर पर लैंड जो है वो रेंट पर लेता है। ये रेंट या तो कैश की शक्ल में होता है या क्रॉप शेयरिंग की शक्ल में होता है, जो कि ये लैंड ऑनर को देता है। यानी कि वो शख्स जो लैंड पर कल्टीवेशन करता है लेकिन ऑनर नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं टेनेंट, किरायादार या काश्तकार। आमतौर पर जो टेनेंट होता है ये लैंड ऑनर को कैश देता है रेंट की शक्ल में, या फिर क्रॉप का शेयर देता है। मिसाल से समझते हैं कि एक और पिछले टॉपिक में मैंने एग्जांपल दी थी अली की। अब सपोज करते हैं कि बिलाल जो है अली की लैंड पर वीट उगाता है।
गंदम उगाता है। बिलाल जो है वो अली की लैंड पर वीट उगाता है, गंदम उगाता है, और आधी क्रॉप जो है वो अली को दे देता है। किस वजह से? एज अ रेंट ऑफ द लैंड। तो गोया के बिलाल जो है वो क्या होगा? एक टेनेंट होगा। तो यहां टेनेंट के बारे में हमने समझा कि अली की जमीन थी, बिलाल ने उस पर गंदम उगाई, और जब गंदम तैयार हो गई तो आधी गंदम जो है वो एज अ रेंट के तौर पर बिलाल किसको दे देता है? अली को दे देता है। तो बिलाल क्या हुआ? एक टेनेंट। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास विलेज ऑफिसर। विलेज ऑफिसर जो है ये बेसिकली ऑफिशियल्स होते हैं हु कीप लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्ट इन रेवेन्यू कलेक्शन। हु कीप लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्ट इन रेवेन्यू कलेक्शन। ये बेसिकली वो लोग होते हैं, वो ऑफिशियल्स होते हैं जो लैंड रिकॉर्ड रखते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करने में मदद करते हैं। इनमें लंबरदार है, पटवारी है और कानून गो जो है ये शामिल है। कौन कौन शामिल है बेटा? विलेज ऑफिसर में पटवारी, लंबरदार और कानून गो जो है ये शामिल है। अब एग्जाम्पल सुनते हैं, समझते हैं। अगर अली और बिलाल में लैंड डिस्प्यूट हो, कोई झगड़ा हो जाए, तो वो क्या करेगा? तो पटवारी जो है, पटवारी के पास होगा रिकॉर्ड, वो दिखाएगा कि जिस जमीन पर बेसिकली झगड़ा हुआ है वो जमीन किसके नाम है। तो वो किसके पास जाएंगे? पटवारी के पास। तो पटवारी क्या करेगा? रिकॉर्ड दिखाएगा कि जिस जमीन पर झगड़ा हुआ है बेसिकली वो जमीन जो है वो किसकी है, किसके नाम है। तो ये जो पार्ट 1 था इसमें हमने की डेफिनेशंस देखी जो हम मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर जो है वो यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है बेटा पार्ट 2, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड एरियाज। यानी हुकूमत जो है, हुकूमत का अख्तियार जो है कुछ इलाकों में एप्लीकेबल नहीं होता। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द पंजाब। तो इसकी वजह क्या है? बेसिकली बात यह है बेटा कि इस एक्ट में ना, इस एक्ट में क्या रखी गई है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। इस एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है? क्योंकि इफ दिस लॉ डज नॉट सूट सर्टेन एरियाज, अगर बाज एरियाज जो है उनमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूड कर देती है उन एरियाज को फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। यानी हुकूमत उन पर हर कीमत या हर सूरत जो है वो लागू नहीं कर सकती। इस एक्ट में गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है बेसिकली। यानी अगर ये लॉ किसी एरिया के लिए सूटेबल ना हो तो गवर्नमेंट उस इलाके को उस लॉ से क्या कर देगी? एक्सक्लूड कर देती है, बाहर कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो है वो इस लॉ पर क्या करे? इंप्लीमेंट करे। इसकी वजह क्या है? वाई, क्या वजह है? आखिर वजह क्या है? बिकॉज नॉट एवरी रीजन फॉलो द सेम सिस्टम। क्योंकि हर रीजन में एक ही सिस्टम जो है वो चल नहीं सकता। मैं इसको समझाने के लिए जो है कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको जो है मेरी बात समझ आ जाए। जैसे बेटा अगर मैं यूं कहूं कि बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि दिस एक्ट इज नॉट अप्लाई हियर, लोकल कस्टम्स विल बी कंटिन्यू, कि ये एक्ट यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, लोकल कस्टम्स जो हैं उनको ही कंटिन्यू रखा जाएगा। वाई? बिकॉज क्योंकि ट्राइबल एरिया है पंजाब के, या इस तरह कभी केपीके के भी कुछ एरियाज हैं जहां लोग अपनी कस्टमेरी और ट्रेडिशंस के मुताबिक जो है जमीन की ऑनरशिप और इनहेरिटेंस के मसाइल को हल करते हैं, विरासत को हल करते हैं। यानी पंजाब के जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं या केपीके के बहुत सारे एरियाज हैं, बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज हैं जहां लोग क्या करते हैं? कस्टमेरी लॉज जो हैं और ट्रेडिशंस जो हैं इनको फॉलो नहीं करते, बल्कि इनको फॉलो करते हैं, बल्कि जमीन की जो ऑनरशिप है और इनहेरिटेंस है उसके मसाइल जो है वो खुद हल करते हैं। अगर यहां ये एक्ट अप्लाई कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो ये उनके लोकल कस्टम से क्लैश कर सकता है, और जब इनके लोकल कस्टम से क्लैश कर सकता है तो फिर बहुत सारे जो है वो तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। वो लोग इतना हाईली एजुकेटेड भी नहीं होते,
जिसकी वजह से चीज़ों को समझें। तो फिर जब तनाज़ात बढ़ते हैं तो ये हुकूमत के लिए भी और लोगों के लिए भी और गांव के लिए भी बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खून खराबे का बायस बनते हैं। इसलिए दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई हेयर, लोकल कस्टम विल कंटिन्यू। फिर ये एक्ट उन जगहों पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वहां पर क्या होंगे, लोकल कस्टम्स जो हैं वही क्या किए जाएंगे, फॉलो किए जाएंगे। अगर मैं बेटा चैप्टर नंबर 1 का खुलासा बताऊं आपको, तो मैं क्या कहूंगा कि चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें पहले पार्ट में स्टेट के बारे में बताता है, लैंड ऑनर के बारे में बताता है, टेनेंट के बारे में बताता है और विलेज ऑफिसर्स के बारे में बताता है, और दूसरे पार्ट में गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट कहां पर, ये किन एरियाज पर ये लॉ अप्लाई कर सकती है और किन पर जो है ये अप्लाई नहीं कर सकती, यानी कौन जो है वो इससे मुस्तस्ना है। मैं अगर चैप्टर नंबर 1 का कंक्लूजन बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 एक शॉर्ट चैप्टर है लेकिन बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें हमें 2 बातों का पता चलता है। पहली बात, स्टेट, लैंड ऑनर, टेनेंट्स वगैरह की डेफिनेशंस का पता चलता है कि ये बेसिकली होते कौन है, और दूसरे पार्ट में हमें हुकूमत की पावर का, पावर ऑफ गवर्नमेंट का पता चलता है कि अगर किसी एरिया में जो है ये एक्ट प्रैक्टिकली अप्लाई ना हो तो फिर उस एरिया को गवर्नमेंट से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अगर मैं एक ही लाइन में अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करूं तो चैप्टर नंबर 1 में वो ग्राउंड रूल्स बताए गए हैं जो एक्ट शुरू होने से पहले बेसिकली तय किए जाते हैं, तो उनको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि एक्ट शुरू होने से पहले हमें किन किन ग्राउंड रूल्स का जो है वो पता होना चाहिए। इसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 2 जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है हमें बताया जाता है कि वो अहम लोग जिनको हम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं, उनको हम नाम देते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स का। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स बेसिकली होते क्या हैं, वो लोग होते हैं जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चलाते हैं। अब देखें बेटा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक स्कूल हो तो उस स्कूल को चलाने वाले कौन होते हैं, प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं और एक और क्लर्क होते हैं। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है एक स्कूल है। आप समझें कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है एक स्कूल है। अब उनके जो ऑफिसर्स हैं उनका एक हिरार्की, एक सिलसिला जो है वो मुरत्तब होता है, और ये जो सिलसिला है, ये जो हिरार्की है, ये हर एक को अपने पावर और ड्यूटीज जो हैं वो बताता है। जिस तरह से एक स्कूल में प्रिंसिपल का रोल क्या होगा, टीचर्स का रोल क्या होगा, क्लर्क क्या करेंगे, इसी तरह से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जो ऑफिसर्स हैं इनका रोल तय होगा कि कौन सा ऑफिसर जो है वो क्या करेगा। हम इसको जो है वो डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो इनमें बेटा पार्ट 1 के अंदर हम क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं ये देखते हैं कि एक्ट के मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं एक चेन ऑफ कमांड के, यानी कमांड का निजाम मुकर्रर है सीक्वेंस में, और हर एक फील्ड में ऐसा ही है। इसलिए कहा गया कि एक्ट सेट्स अप हिरार्की कहते हैं चेन ऑफ कमांड को ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ये बिल्कुल एक चेन ऑफ कमांड की तरह है, और इनमें जो सबसे पहले नंबर पर है उसको हम नाम देते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसके बारे में सुने कि ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है सूबे की, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इन द प्रोविंस। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सबसे आला अथॉरिटी। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, ये बेटा पॉलिसीज बनाता है और इसके अलावा सब ऑफिसर्स को सुपरवाइज करता है। ये पॉलिसीज बनाता है और पॉलिसियां बनाने के अलावा जो है तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उनको क्या करता है, उनको सुपरवाइज करता है। किस लिए सुपरवाइज करता है, ताकि बिग केसेस जो हैं, बड़े केसेस जो हैं, उनका फैसला भी यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको यूं कहूंगा कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स लैंड डिस्प्यूट्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स लैंड डिस्प्यूट्स जो हजारों एकड़ पर मबनी हो,
उनका फैसला जो है, फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। यानी हजारों एकड़ जमीन पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट हो तो इसको फाइनल डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो करेगा कि उसके उस जमीन के साथ जो है वो क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। उसके बाद है बेटा कमिश्नर। जो कमिश्नर होते हैं ना, ये बेसिकली चार्ज ऑफ अ डिवीजन, इनके पास एक डिवीजन का चार्ज होता है। और डिवीजन बेसिकली हम किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनको हम डिवीजन कहते हैं। तो कमिश्नर के पास एक डिवीजन का क्या होता है, चार्ज होता है। और आमतौर पर जो है ये सुपरवाइज करते हैं किसको, कलेक्टर्स को, एंड इंश्योर रेवेन्यू रूल्स। ये कलेक्टर को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। और इसके अलावा ये रूल्स सही अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही। तो इन चीजों को जो है ये चेक करते हैं, इन चीजों को जो है ये देखते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा मैं आपको बताऊं कि लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है। अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कोई गलती करेगा तो लाहौर डिवीजन का जो कमिश्नर है वो इसकी रिव्यू कर सकता है। समझ है ना, लाहौर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर अगर कोई गलती करेगा तो लाहौर डिवीजन का जो कमिश्नर है वो इसकी क्या कर सकता है, वो इसकी रिव्यू जो है वो कर सकता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टर, जिसको हम डिप्टी कमिश्नर का नाम भी देते हैं। तो कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर जो है इसको हम कहते हैं। और याद रखिएगा, हेड ऑफ रेवेन्यू मैटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू का हेड होता है। कलेक्टर जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू का हेड होता है। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है पटवारीज को और तहसीलदारों को। और इसके अलावा जो सर्टेन डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि बेटा जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो बेसिकली कलेक्टर करना, पटवारी और तहसीलदारों की निगरानी करना, और कुछ डिस्प्यूट्स को सुनता भी है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो एग्जांपल में सुनिएगा बेटा। सपोज करते हैं कि शेखुपुरा के फार्मर जो है वो शिकायत करते हैं कि रेवेन्यू डिमांड अनफेयर, कि रेवेन्यू जो हमसे डिमांड कर रहा है वो डिमांड फेयर नहीं है, वो अनफेयर। तो फिर कलेक्टर जो है वो फैसला करेगा आया कि रेवेन्यू वालों की बात जो है वो ठीक है या वाकई किसान हक पर है, वाकई किसान हक पर है। इसके बाद बेटा एक और होता है जिसको हम नाम देते हैं असिस्टेंट कलेक्टर, जो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार होता है। यानी कलेक्टर के मातहत, कलेक्टर के अंडर जो है जो वर्क करता है तहसील लेवल पर, वो बेसिकली तहसीलदार होता है और उससे सब जो है वो नायब तहसीलदार होता है। कलेक्टर के मातहत जो तहसील लेवल पर काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं तहसीलदार का। हैंडल्स रूटीन केसेस, ये रूटीन केसेस जो है वो हैंडल करता है, जैसा कि पार्टीशन ऑफ लैंड है, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, इसके अलावा जो है क्रॉप इंस्पेक्शन है। यानी कि तहसीलदार जो है रूटीन केसेस को संभालता है, जैसे बेटा रिकॉर्ड करेक्शन है, जैसे लैंड पार्टीशन है, और जैसे क्रॉप इंस्पेक्शन। अगर मैं इसको मिसाल से वाज़ेह करूं, दो भाई हैं, उनकी 10 एकड़ जमीन के बंटवारे पर झगड़ा हो रहा है। तो तहसीलदार जो है वो फैसला करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर फैसला करेगा कि वो झगड़ा किस बेस पर है और इस झगड़े को जो है वो कैसे हल किया जाए। इसके बाद है बेटा पटवारी एंड कानून गो। पटवारी एंड कानून गो जो है ये लोएस्ट लेवल है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे निचला लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना वो पटवारी एंड कानून गो का है। पटवारी कीप लैंड रिकॉर्ड, पटवारी जो है ये क्या करते हैं, ये लैंड रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे खसरा है, जैसे जमाबंदी है। मैं आगे चलकर आपको आसान अल्फाज में जमाबंदी के बारे में भी बताऊंगा, खसरे के बारे में भी बताऊंगा। तो खसरा और जमाबंदी का रिकॉर्ड जो है वो कौन रखते हैं, तो आप याद रखेंगे ये रिकॉर्ड जो है वो पटवारी रखते हैं।
ये रिकॉर्ड किनके पास होता है? पटवारियों के पास होता है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको बात समझाने के लिए कि अगर कोई फार्मर जानता है या जानना चाहे कि एक मखसूस खेत किसके नाम पर है, तो वो पटवारी से उस खेत का रिकॉर्ड लेगा। पटवारी उसको रिकॉर्ड दिखाने का पाबंद है कि ये रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है। और अमूमन जो पटवारी होते हैं इनको कानून गो जो है वो क्या करता है? सुपरवाइज करता है। पटवारी कानून गो क्या करता है? सुपरवाइज द पटवारीज। ये पटवारियों को सुपरवाइज करता है। इसके बाद है बेटा पार्ट 2, यानी पार्ट 2 बेसिकली ना पावर ऑफ गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 2 में जो बेसिकली पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमें बताने के लिए हम सहारा लेते हैं किसका? पार्ट 2 का, हुकूमत के अख्तियार। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है इसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं? इनके पास पावर होती है अपॉइंट रेवेन्यू ऑफिसर्स, डिफाइन देयर jurisdiction, which area they control, transfer cases from one officer to another if needed। यानी मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ना, इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी जो तकर्री है, इनकी तकर्री कौन करती है? इनकी तकर्री जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, सूबाई गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट ये तय करती है कि कौन सा ऑफिसर किस एरिया पर अख्तियारात रखता है, यानी कौन सा एरिया किस ऑफिसर के जिम्मे है। इसके अलावा ये एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को केस मुंतकिल भी कर सकती है अगर इसकी जरूरत हो तो। मैं अगर इसको एक मिसाल के तौर पर समझाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि देखो, सपोज करो अगर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, उसमें लैंड केस में ब्याज जो है जानिबदारी का खदशा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये केस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को ट्रांसफर कर देगी ताकि इंसाफ हो, कोई जो है इन किसी का हक जो है वो ना मार सके। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से। पार्ट 3 आता है बेटा इसके बाद हमारा। तो पार्ट 3 जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बताता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं विच आर द बैकबोन ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। जो रेवेन्यू सिस्टम की बैकबोन है, इनके बगैर कोई लैंड रिकॉर्ड ना हो, नो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, नो अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स, क्योंकि इनके बड़े बड़े काम तो यही हैं। अगर इनको रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर ये सारे काम रुक जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि आम तौर पर ये जो लैंड ऑफिसर्स होते हैं ना, ये रेवेन्यू सिस्टम की क्या होते हैं? ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ना हो तो जमीन का के रिकॉर्ड ही मौजूद ना हो, अगर ये ना हो तो रेवेन्यू कलेक्शन नामुमकिन हो जाए, अगर ये ना हो तो लैंड डिस्प्यूट्स जो हैं इनको हल करने वाला कोई भी ना हो। बिल्कुल ऐसे बेटा जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है ना, तो क्रिकेट मैच में अंपायर्स लाजमी है, वरना कैसे पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी आउट है, कौन सा नॉट आउट है, कौन सी वाइट बॉल है, कौन सी नो बॉल है, कौन सा जो है वो रूल कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा क्रिकेट का। जिस तरह कोई भी क्रिकेट मैच अंपायर के बगैर मुमकिन नहीं, वैसे ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर्स के बगैर नहीं चल सकता। जिस तरह से एक क्रिकेट मैच जो है वो अंपायर्स के बगैर मुमकिन नहीं है, इसी तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर्स के बगैर नहीं चल सकता। अगर बेटा मैं चैप्टर नंबर 2 का कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये कहूंगा कि चैप्टर नंबर 2 हमें सिखाता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स एक हिरार्की है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर पटवारी तक जाती है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आला अथॉरिटी और पटवारी इसकी लोएस्ट अथॉरिटी, और हर ऑफिसर के पास स्पेसिफिक क्या होती है? ड्यूटीज एंड पावर्स जो है वो होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? इन ऑफिसर्स की जुरिडिकेशन जो है करती है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट करती है, ट्रांसफर करती है, यानी इन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स को, जुरिस्डिकेशंस को और ट्रांसफर को जो है वो कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है।
अगर मैं आपको यूं बताऊं सादा और आसान अल्फाज में, तो यूं कहूंगा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है कौन चलाता है, पावर किस तरह ऑफिसर्स के दरमियान तकसीम होती हैं, ये बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 2 जो है वो बताता है। इसके बाद बेटा चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका टाइटल है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड एनुअल रिकॉर्ड, यानी हकूक का रिकॉर्ड और सालाना रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स, अगर हम पंजाब लैंड रेवेन्यू 1967 के चैप्टर 3 पर नजर दौड़ाएं तो ये चैप्टर हमें थोड़ा सा क्रिटिकल नजर आता है, इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड के बारे में है, जो रेवेन्यू सिस्टम का क्या है, हार्ट है, जो रेवेन्यू सिस्टम का दिल है। जिस तरह एक बॉडी को वर्क करने के लिए हार्ट का फंक्शन जो है वो जरूरी है, इसी तरीके से बेटा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चलाने के लिए जो है वो जरूरी है लैंड रिकॉर्ड का। सोचें, अगर किसी को पता ही ना हो कि ये किसकी लैंड है, कौन टेनेंट है, कितना टैक्स देता है, तो फिर ये सारा सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर हमें बताता है कि लैंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन और अपडेट किए जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन और अपडेट किए जाते हैं। इनमें पहला पार्ट हमें बताता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में, यानी हकूक का रिकॉर्ड, जिसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं जमाबंदी। तो कोई आपसे पूछे जमाबंदी क्या है, तो आप बता देंगे कि जमाबंदी बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। बेसिकली लॉ रिक्वायर दैट एवरी स्टेट विलेज मस्ट हैव रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। हर विलेज का क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। कैसे, किससे मंसूब, हु ऑन द लैंड, इस जमीन का मालिक कौन है, हु कल्टीवेट इट, टेनेंट्स या ऑक्यूपेंसी होल्डर जो है वो कौन कौन से हैं, व्हाट राइट्स अदर्स है, राइट्स ऑफ वे, राइट, वाटर राइट, ग्रेजिंग राइट्स, दूसरों के क्या हकूक है इनसे रिलेटेड, रेवेन्यू पेएबल, हाउ मच टैक्स, हाउ मच लैंड ड्यू द टैक्स, कि ये जो लैंड है ये बेसिकली टैक्स कितना देती है। अगर पार्ट 1 को मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो यूं कहूंगा बेटा, लॉ के मुताबिक स्टेट जो है गांव के पास रिकॉर्ड ऑफ राइट का होना जरूरी है, और इस रिकॉर्ड में सबसे पहला मेंबर कौन है, पहली चीज कौन है, लैंडलॉर्ड, कि जमीन का जो है वो मालिक कौन है, लैंड ऑनर कौन है, टेनेंट या ऑक्यूपेंसी होल्डर, यानी कि कौन जमीन पर क्या करता है, काश्त करता है। अदर राइट्स जैसे कि रास्ते का हक, पानी का हक, मवेशियों के चरने का हक, रिन्यूएबल पेमेंट, कितना लैंड जो है वो टैक्स देती है। तो इन सारा रिकॉर्ड जो है ये हमें कौन देता है, किस में आता है, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास जमाबंदी के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का एक गांव है जिसको हम नाम देते हैं, सपोज करते हैं मोहम्मदपुर विलेज है या नूरपुर विलेज है। तो मोहम्मदपुर या नूरपुर विलेज का जो है, अगर मैं जमाबंदी बताना चाहूं तो जमाबंदी में क्या क्या चीज आएगी। मिसाल के तौर पर वहां का एक लैंड ऑनर है अली वहां एक जमीन का मालिक है और रकबा कितना है जमीन का, 20 एकड़। बिलाल एक टेनेंट है, बिलाल एक काश्तकार है और वो 10 एकड़ पर काश्तकारी जो है वो करता है। गांव वाले एक खास रास्ते से गुजरने का हक रखते हैं कि ये रोड जो है वो इस गांव को जाता है, ये एरिया जो है वो बिलाल की, अली की जो पार्टिकुलर टेरिटरी है उससे गुजरता है, और ये जो रेवेन्यू पे करते हैं वो 5,000 रुपए है। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जमाबंदी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जमाबंदी जो है वो समझ आ गया होगा। और याद रखना बेटा, जो जमाबंदी है इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है पटवारी। तो ये रिकॉर्ड यानी जमाबंदी जो है इसको मेंटेन कौन करता है, इसको पटवारी मेंटेन करता है। इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये जो प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड है ना, इसमें हमें क्या पता चलता है, रिकॉर्ड की तैयारी। पटवारी राइट द रिकॉर्ड, पटवारी जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड लिखता है। कानून को चेक देम, कानून को उसकी चेकिंग करता है। तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर जो है फाइनली अप्रूव देम। तो फाइनल अप्रूवल जो है वो कौन देता है, वो तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो देता है।
अब मैंने आपको प्रीवियसली थोड़ा सा तशबीह दी थी, तो इस कहानी को अगर मैं जोड़ूं प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड को, तो ये बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल स्कूल एग्जाम जैसा। जिस तरह स्कूल में एग्जाम होते हैं, कॉलेज में एग्जाम होते हैं ना, पटवारी क्या है, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट पेपर लिखता है ना, तो पटवारी क्या करता है, रिकॉर्ड लिखता है। अच्छा, टीचर क्या है, कानून गो है। टीचर क्या करता है, पेपर चेक करता है। टीचर पेपर चेक करता है ना, तो कानून गो क्या करता है, पटवारी के रिकॉर्ड को चेक करता है। अब हेड मास्टर क्या करता है, वो फाइनल साइन करता है, भाई टीचर ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। जो तहसीलदार है वो बेसिकली ये देखता है कि कानून गो जो है उसने बिल्कुल ठीक चेक किया है, और वो क्या करता है, इसका अप्रूवल देता है। उम्मीद करता हूं आपको पार्ट 2 जो है वो समझ आ गया। अब बेटा जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 एनुअल रिकॉर्ड, जिसको हम खसरा गिरदावरी कहते हैं। एनुअल रिकॉर्ड, सालाना रिकॉर्ड, या इसको आसान कहें तो हम क्या कहेंगे, खसरा गिरदावरी। बेटा जो लैंड होती है ना, ये डायनामिक है। डायनामिक उसको कहते हैं जो बदलती रहे, जो फिक्स ना हो, जो चेंज होती रहे। अब इसमें क्रॉप्स चेंज होती हैं, टेनेंट्स चेंज होते हैं, और बाजों का तो जमीन बेच भी दी जाती है। इसलिए ये लॉ हमें बताता है कि रिकॉर्ड मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली, कि रिकॉर्ड को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करना चाहिए। एवरी हार्वेस्ट सीजन, हर हार्वेस्टिंग सीजन में पटवारी इंटर डिटेल ऑफ क्रॉप, कि कौन सी जो फसल है वो काश्त हुई है, किस खसरा गिरदावरी में, तो वो खसरा गिरदावरी जो है फील्ड रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, उसको वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है। जिससे क्या होगा, दिस इंश्योर द रिकॉर्ड स्टेज फ्रेश एंड एक्यूरेट, जो रिकॉर्ड को फ्रेश और एक्यूरेट बनाता है, ठीक बनाता है। मैं आसान अल्फाज में बेटा अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि जमीन हमेशा डायनामिक होती है, फसलें बदलती हैं, टेनेंट्स बदलते हैं, कभी जमीन बिकती है, इसलिए लॉ कहता है कि रिकॉर्ड को अपडेटेड किया जाए, रेगुलरली अपडेटेड किया जाए। हर फसल के मौसम पर, हर फसल के मौसम पर पटवारी जो है वो खसरा गिरदावरी में, खसरा गिरदावरी किसको कहते हैं, फील्ड रजिस्टर। फील्ड रजिस्टर को क्या कहते हैं, खसरा गिरदावरी, याद रखेंगे, में डिटेल जो है वो लिखता है। इससे रिकॉर्ड हमेशा जो है फ्रेश और एक्यूरेट रहता है। मैं मिसाल से वाजे करूंगा, सपोज करें स्प्रिंग सीजन में अली जमीन पर गंदम काश्त करता है, गर्मियों में चावल काश्त करता है, गर्मियों में समर सीजन में चावल काश्त करता है। बिलाल जो है अगर टेनेंसी छोड़ दे, अहमद आ जाए, तो वो चेंज फौरन रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि अब अली का जो टेनेंट है वो बिलाल नहीं है बल्कि अहमद है। उम्मीद करता हूं आपको पार्ट 3 जो है एनुअल रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी जो है ये कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद है बेटा पार्ट 4। जो पार्ट 4 है हमारा वो है राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के हक। यानी कि एनी लैंड ऑनर टेनेंट पर्सन विद इंटरेस्ट कैन इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड। वो इन रिकॉर्ड की क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। दे कैन आल्सो रिक्वेस्ट करेक्शन इफ देयर इज मिस्टेक। अगर इस रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक हो जाए तो ये इस रिकॉर्ड वाली मिस्टेक को करेक्ट भी करवा सकते हैं। मैं अगर यूं कहूं बेटा कि कोई भी टेनेंट हो, लैंड ऑनर हो, या इसके अलावा इंटरेस्टेड पर्सन हो, वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी देख सकता है। अगर कोई मिस्टेक हो रिकॉर्ड में तो इसको करेक्ट करने की वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक पटवारी गलती से बिलाल को अली की जमीन का टेनेंट लिख देता है, बिलाल को अली की जमीन का टेनेंट लिख देता है गलती से, हालांकि अली की बिलाल जो है वो अली की जमीन का टेनेंट काश्तकार नहीं है। तो अली करेक्शन के लिए जो है वो तहसीलदार के पास जाकर तहसीलदार के सामने अप्लाई कर सकता है कि जनाब ये गलती हो गई और इस गलती को जो है वो क्या किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि किसी किस्म का कोई अभाव ना रहे। अगर मैं बेटा इस चैप्टर का आपको खुलासा बताऊं तो खुलासा कुछ यूं है कि ये चैप्टर बैकबोन ऑफ द सिस्टम है, और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी जमाबंदी,
के बारे में बताता है, हु ऑन्स व्हाट, हु कल्टीवेट्स व्हाट, हु व्हाट राइट एग्जिस्ट। ये एनुअल रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी के बारे में बताता है, यानी कि क्रॉप की अपडेशन जो है वो देता है, टेनेंसी इंफॉर्मेशन देता है हर सीजन में। इसके अलावा ये सिस्टम जो है ये चेकिंग और करेक्शन करता है, किसकी, क्योंकि ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड फेयरनेस को। मैं यूं कहूं कि चैप्टर नंबर 3 हमें बताता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी जमाबंदी, किसकी जमीन है, कौन काश्त करता है और क्या हकूक मौजूद है। एनुअल रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी, हर सीजन में फसल और टेनेंसी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन। सिस्टम ऑफ चेकिंग एंड करेक्शन, ताकि रिकॉर्ड हमेशा जो है वो क्या रहे, एक्यूरेट और फेयर रहे। आसान अल्फाज में बेटा अगर मैं चैप्टर को वाइंड अप करूं, इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 को, तो ये हमें चैप्टर इस बात को यकीनी बनाता है कि लैंड रिकॉर्ड जो है वो हमेशा अपडेटेड, क्लियर और ट्रस्टवर्थी जो है वो होना चाहिए, ताकि कोई डिस्प्यूट जो है वो पैदा ही ना हो, और अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो बगैर सबूत के ना हो, बल्कि सबूत हो ताकि उसको हल करने में क्या हो, आसानी। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है ये बेसिकली मैप्स यानी नक्शे, सर्वे कहते हैं एरियाज की, बाउंड्रीज की पैमाइश को, एंड बाउंड्रीज और हद, मैप्स, सर्वे एंड बाउंड्रीज। बेटा जो चैप्टर नंबर 3 है ना, ये हमें लैंड रिकॉर्ड के बारे में जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 जो है बेटा ये हमें बताता है किसके बारे में, मैप्स के बारे में, सर्वे के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, इसके बारे में हमें बताता है। और आमतौर पर जो है लैंड रिकॉर्ड सिर्फ वर्ड्स और नंबर्स से जो है वो मुकम्मल नहीं होती, बल्कि एक्यूरेट मैप्स और क्लियर बाउंड्रीज का होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो डिस्प्यूट कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए ये चैप्टर यकीनी बनाता है कि जमीन का टुकड़ा जो है वो साफ तौर पर मार्क और मैप में क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। तो बेटा हम इसके जो है पार्ट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है विलेज मैप, गांव के नक्शे। तो गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर मैप ऑफ एवरी विलेज। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर विलेज के क्या बनाए, मैप बनाए, और मैप शो ईच फील्ड, हाउस, लाइक रोड, कैनाल्स एंड वेल्स। मैप वहां पर मौजूद हर चीज की वजाहत करे, वहां पर मौजूद खेत किस बाउंड्री में है, घर कौन कौन से हैं, सड़क कहां से निकल रही है, कुएं हैं तो किस लोकेशन पर हैं, कैनाल्स हैं तो कहां हैं, तो सारी बाउंड्रीज की क्या करे, वजाहत करे। और पटवारी जो है वो कीप दीज मैप्स अपडेटेड। पटवारी क्या करता है, इन मैप्स को जो है वो अपडेटेड रखता है। मैं अगर यूं कहूं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हर विलेज का क्या करे या क्या करती है, मैप तैयार करती है। मैप में हर हाउस, हर फील्ड और अहम चीजें जैसा कि रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, वेल्स हैं, ये क्या होती हैं, दर्ज होती हैं। पटवारी इन मैप्स को क्या करता है, अपडेट करता है। और मैं इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। सपोज करें लाहौर का एक गांव है और उसका ये मैप हमें बताता है कि फील्ड नंबर 1 का मालिक अली है जो कि 5 एकड़ है, फील्ड नंबर 2 का मालिक बिलाल है जो कि 3 एकड़ है। इसी तरह विलेज में रोड कहां है, एरिगेशन कैनाल कहां है, वो भी मार्क है। तो ये मैप रेवेन्यू सिस्टम जो है ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे बेटा क्या हो, गूगल मैप। तो जिस तरह गूगल मैप काम करता है ना, तो रेवेन्यू सिस्टम का मैप जो है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बिल्कुल कैसे, गूगल मैप की तरह। इसके बाद है बेटा पार्ट 2। जो पार्ट 2 है वो बेसिकली सर्वे है। और सर्वे में हम जो है वो क्या चीज देखते हैं, द लॉ अलाउ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू कंडक्ट सर्वे टू मेजर द लैंड एक्यूरेटली, ताकि इसमें ये सर्वे करें और सर्वे के नतीजे में हमें ये पता चलता है कि कौन सी जमीन कहाँ है, उसको एक्यूरेटली मेजर किया जाए। कैडास्ट्रल सर्वे जो है इसमें आमतौर पर मेजर और रिकॉर्ड की जाती हैं फील्ड की बाउंड्रीज। सेटलमेंट सर्वे जो है इसमें गवर्नमेंट जब चाहती है कि हमें किसी भी एरिया का रेवेन्यू ठीक नहीं आ रहा तो वो उस एरिया का क्या करवाती है, सर्वे करवाती है।
मैं अगर इसको थोड़ा सा जो है तशरीहन बताऊं तो यूं कहूंगा कि लैंड लॉ के मुताबिक जो लैंड सर्वे है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये कर सकता है, ताकि जमीन की एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो यकीनी बनाई जाए। जैसे बेटा एक सर्वे है जिसको हम कैडास्ट्रल सर्वे कहते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे जो है ये फील्ड्स की बाउंड्रीज को मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है। सेटलमेंट सर्वे ये गवर्नमेंट जो है ये उस वक्त करवाती है ये असेस करने के लिए कि ये जो काम हो रहा है कहीं इसमें दो नंबरी तो नहीं हो रही, कहीं इसमें हुकूमत के हाँ जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं क्या इसमें कोई फर्क तो नहीं है, कहीं लोग जो है वो बीच बिचा में से पैसे बचा तो नहीं रहे। सपोज करते हैं अगर फैसलाबाद में गवर्नमेंट समझे कि फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू क्या है बहुत लो है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी, एक सर्वे करवाएगी और इस सर्वे के जरिए से प्रोडक्टिविटी और टैक्स रेट अपडेट्स जो हैं वो क्या हो सकेंगी, हासिल हो सकेंगी। इसके बाद बेटा जो पार्ट 3 है इस चैप्टर का ये हमें बाउंड्रीज हदबंदी के बारे में बताता है कि बाउंड्रीज जो हैं ये मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डिस्प्यूट्स है। आपने देखा होगा देहातों में ज्यादातर झगड़े इसी बात पर होते हैं, वो जी ये मेरा एरिया था, ये मेरा एरिया था, वो मेरे एरिया में काबिज हो गया, वो जी फलां चीज मेरे एरिया से गुजर रही है, जी फलां का मालिक तो मैं हूं, फलां ने जो है वो मेरी जायदाद पे कब्जा कर लिया है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली बाउंड्रीज है। ये चैप्टर हमें बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर झगड़े से बचने के लिए क्या करें, बाउंड्रीज फिक्स करवा दें। आमतौर पर अगर दो ऑनर फाइट कर रहे हो, ऑफिसर को चाहिए कि वो मैप, रिकॉर्ड और ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनका सॉल्यूशन पेश करे, उनको जो है वो उनके मसाइल को हल करे, ताकि कोई भी मसला जो है वो क्या हो, क्रिएट हो ही ना, ताकि कोई भी मसला जो है वो क्रिएट हो ही ना। बाउंड्रीज डिसीजंस आर फाइनल अनलेस अपील्ड। जो बाउंड्रीज डिसीजंस होते हैं ये फाइनल होते हैं, हाँ अगर किसी को मसला है तो फिर वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। अगर मैं बेटा इसमें यूं बताऊं कि बाउंड्रीज अक्सर लैंड ऑनर के बीच डिस्प्यूट की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। कानून हमारा कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर बाउंड्रीज को क्या करे, फिक्स करे अगर उनमें डिस्प्यूट हो। अगर दो ऑनर जो है उनके दरमियान झगड़ा हो तो फिर क्या होगा, ये जो ऑफिसर है लैंड ऑफिसर ये मैप, रिकॉर्ड और ग्राउंड रियलिटीज को देखकर बाउंड्री क्या करेगा, मार्क करेगा। बाउंड्री का फैसला क्या होगा, फाइनल होगा जब तक उसके खिलाफ अपील ना की जाए। मिसाल के तौर पर अली कहता है ये जो मैंगो का ट्री है ना इसकी साइड पर है, और बिलाल कहता है नहीं ये जो मैंगो का ट्री है वो इसकी साइड पर है। मतलब अली कहता है मैंगो का ट्री मेरी साइड पर है, बिलाल कहता है मैंगो का ट्री मेरी साइड पर है। तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो मैप देखता है और एग्जैक्ट बाउंड्री जो है वो डिसाइड करता है। फिर मैंगो का ट्री जिसके खेत में आता है उसका मालिक जो है वो वही काउंट होता है। पार्ट नंबर 4, करेक्शन ऑफ एरर्स। एरर की करेक्शन जो है हम किस तरह करते हैं, इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द मैप आर सर्वे। अगर मैप या सर्वे में कोई क्या आ जाए, मिस्टेक आ जाए तो जो रेवेन्यू अथॉरिटीज होती हैं कैन करेक्ट इट, वो इसको करेक्ट कर सकती हैं। इफ देयर इज मिस्टेक इन अ मैप आर सर्वे, अगर मैप या सर्वे में कोई मिस्टेक आ जाए तो रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, इसको करेक्ट कर सकती हैं, वो गलतियों की दुरुस्तगी कर सकती हैं, करेक्शन ऑफ एरर कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा, मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं कि कोई फील्ड गलती से 8 एकड़ दर्ज हो गया, हालांकि वो फील्ड कितना है, 10 एकड़ है, तो मेजरमेंट के बाद जो है इसको क्या किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। अब अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, इस चैप्टर का कंक्लूजन बताऊं, तो बेटा याद रखना ये जो चैप्टर है ये लैंड ऑनरशिप के बारे में नॉट जस्ट रिटन इन वर्ड्स बट आल्सो शो क्लियरली ऑन द मैप्स एंड थ्रो सर्वेस। ये जो चैप्टर है ये यकीन दिलाता है, इंश्योर करता है कि लैंड ऑनरशिप जो है सिर्फ वर्ड्स में ना हो
बल्कि मैप और सर्वे के जरिए से भी क्लियरली क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। विलेज मैप्स शो एवरी फील्ड एंड स्ट्रक्चर, सर्वे measure land and assess revenue, boundaries are fixed to avoid disputes, error in the maps can be corrected। यानी कि विलेज मैप्स जो हैं हर फील्ड और स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। सर्वे जमीन की मेजरमेंट और रेवेन्यू असेसमेंट जो है वो करने में हेल्प करती हैं। डिस्प्यूट्स बाउंड्रीज खत्म करने के लिए जो है फिक्स की जाती हैं। आमतौर पर डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को खत्म करने के लिए जो है वो क्या की जाती हैं, बाउंड्रीज जो है वो फिक्स की जाती हैं। और एरर करेक्शन जो है, अगर गलती हो मैप में या सर्वे में तो इसको दुरुस्त किया जाता है। मैं आसान और सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताना चाहूं तो ये चैप्टर जमीन के रिकॉर्ड को मेजरेबल, विजिबल और रिलायबल जो है ये बनाता है, ताकि लोग जो है वो आसानी से क्या हासिल कर सकें, दस्तरस हासिल कर सकें चीजों के बारे में। चैप्टर नंबर 5 बेटा, पार्टीशन ऑफ स्टेट यानी जायदाद की तकसीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है मुख्तलिफ चीजों के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, सर्वेज के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमें पार्टीशन ऑफ स्टेट यानी जमीन की तकसीम के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि जब कई लोग मिलकर जमीन के मालिक होंगे तो उनमें से कोई अपना हिस्सा अलग करना चाहे तो वो कैसे होगा। पार्टीशन से हर शरीक मालिक को अपना अलग हिस्सा जो है वो मिल जाता है, बजाय इसके कि सब जो है वो जमीन में क्या करें, मुश्तरका जॉइंटली रहे। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है राइट टू पार्टीशन, तकसीम का। कोई भी को ऑनर जो है ना, कोई भी को ऑनर जो इकट्ठे, उसके पास अख्तियार है, उसके पास राइट है कि वो अपनी पार्टीशन की डिमांड करा सकता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा किसी जमीन के मालिक हो ना, वन वांट टू सेपरेट शेयर, उनमें से एक अपना हिस्सा सेपरेट करना चाहे तो ही कैन अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को दरखास्त दे सकता है। पार्टीशन कैन बी फॉर होल स्टेट और जस्ट फॉर पार्ट ऑफ इट। अगर वो पूरी की पूरी, पूरे के पूरे जो लोग हैं सारे मिलकर पार्टीशन करवाना चाहें तब भी हो सकती है, और अगर वो अकेला करवाना चाहे सिर्फ अपने हिस्से की तो तब भी वो अकेला भी करवा सकता है। तो कोई भी को ऑनर जो है जमीन की पार्टीशन का मुतालबा कर सकता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो है वो जमीन के मालिक हों और एक अलग हिस्सा जो है चाहता है तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरी जमीन जो है वो तकसीम करवाने में मेरी हेल्प करें, मेरी जमीन तकसीम करवा दे। पार्टीशन पूरी स्टेट पर, स्टेट भी पूरी की पूरी, पूरा विलेज अगर है सपोज, वो भी तकसीम हो सकता है, या सिर्फ किसी हिस्से की भी हो सकती है जो उसका पार्टिकुलर एरिया बनेगा। जैसे अली बिलाल अहमद के पास 30 एकड़ जमीन है, 10-10 हर एक का जो है वो हिस्सा है। अगर अली अपने 10 एकड़ अलग चाहे तो वो पार्टीशन की डिमांड जो है वो कर सकता है। इसके बाद मेरा बेटा जो पार्ट 2 है वो हमें बताता है हु डिसाइड्स पार्टीशन। पार्टीशन कौन डिसाइड करेगा? तो पार्टीशन जो है ये बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर जो है पार्टीशन के केसेस का फैसला जो है वो करते हैं, फैसला जो है वो सुनते हैं। यूजुअली असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार जो है वो इन केसेस को हैंडल करता है। दे मेक श्योर पार्टीशन इज डन फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ ईच को ऑनर। वो यकीनी बनाते हैं कि ये जो पार्टीशन है ये ठीक ठीक हुई है या कहीं किसी को मसला तो नहीं है। बेटा पार्टीशन के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है ना ये केस सुनते हैं। आमतौर पर असिस्टेंट कलेक्टर, जिसको हम तहसीलदार कहते हैं, वो ये केस हैंडल करता है। वो ये देखता है कि तकसीम फेयरली है और तकसीम फेयरली हो और हर शरीक को उसके शेयर के मुताबिक जमीन मिले। मिसाल, अगर किसी जमीन का हिस्सा जरखेज और दूसरा बंजर है, यानी एक जमीन है, कुछ एरिया जरखेज है और कुछ क्या है, बंजर है, तो तहसीलदार कोशिश करता है कि हर शरीक को जमीन की इक्वल वैल्यू मिले। यानी यूं नहीं है कि एक को सारे का सारा जरखेज हिस्सा मिल जाए और दूसरे को जो है वो बंजर हिस्सा मिले, ऐसा ना हो, बल्कि इसमें
इक्वल साइज के अलावा जो है इक्वल वैल्यू ऑफ क्वालिटी का होना भी जरूरी है। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है मेथड ऑफ पार्टीशन। अगर मैं मेथड ऑफ पार्टीशन की बात करूं तो इसमें तकसीम का प्रोसेस आमतौर पर किससे शुरू होता है? एप्लीकेशन से। को ऑनर क्या करता है? को ऑनर जो है वो अप्लाई फॉर पार्टीशन। को ऑनर जो है एप्लीकेशन बेसिकली क्या करता है? जो शरीक मालिक होता है वो पार्टीशन की दरखास्त देता है। नोटिस फॉर अदर को ऑनर्स, तो जो बाकी मालकान होते हैं उनको क्या दी जाती है? इतला दी जाती है कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। मेजरमेंट एंड डिवीजन, जमीन की पैमाइश, मैप्स, चेक्स एंड लैंड्स डिवाइड अकॉर्डिंग टू शेयर। जमीन की पैमाइश की जाती है, जमीन का नक्शा जांचा जाता है और हिस्सों में कितने हिस्सों में तकसीम होनी है उनमें उनको क्या कर दिया जाता है? तकसीम कर दिया जाता है। अलॉटमेंट, ईच ऑनर गेट सेपरेट पीस ऑफ लैंड मार्क्ड ऑन द मैप इन द रिकॉर्ड। हर जो शरीक है उसको उसका हिस्सा अलग दिया जाता है और मैप एंड रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया जाता है। हर शरीक को उसका हिस्सा अलग दिया जाता है और उस हर एक के हिस्से को मैप्स एंड रिकॉर्ड में क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। मसलन अगर जमीन का एक हिस्सा नहरी है, फर्टाइल है, दूसरा हिस्सा बारानी है, लेस फर्टाइल है, तो फिर ऑफिसर जो है हर शरीक को दोनों तरह के हिस्से देगा ताकि किसी को धोखा ना हो, किसी को जो है वो ना इंसाफी ना हो और हर एक में जो हिस्सा है वो बराबर बराबर जो है वो तकसीम हो जाए। तो इस सारे मैकेनिज्म को, प्रोसेस को जो है हम मेथड ऑफ पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा पार्ट 4 रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टीशंस। मतलब कि कौन कौन सी चीजें जो पार्टीशंस हैं वो इनहिबिटेड है, कौन कौन सी पार्टीशंस जो हैं वो इनहिबिटेड है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टीशंस, तकसीम पर पाबंदियां। पार्टीशन कैन नॉट बी अलाउड इन सर्टेन केसेस, बाज केसेस के अंदर पार्टीशन अलाउ नहीं है। कौन कौन से? इफ पार्टीशन वुड काज डैमेज टू द इरिगेशन और ड्रेनेज सिस्टम। अगर पार्टीशन जो है वो इरिगेशन सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को डैमेज करे तो वो पार्टीशन काबिल कबूल नहीं। इफ लैंड इज गवर्नमेंट रिजर्व्ड लैंड, अगर लैंड जमीन के लिए गवर्नमेंट की मखसूस है, रोड के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तो उसकी भी पार्टीशन नहीं की जा सकती। अगर इफ पार्टीशन वुड हार्म पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पार्टीशन जो है वो पब्लिक को नुकसान दे तो तब भी पार्टीशन को क्या किया जाता है? रोका जाता है। यानी कि पार्टीशन हर जगह अलाउ नहीं होती। अगर पार्टीशन से इरिगेशन या ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचे, पार्टीशन नहीं होगी। अगर जमीन गवर्नमेंट रिजर्व्ड लैंड है, मसलन सड़कें या चरागाहें जो हैं तो उसकी भी पार्टीशन नहीं होगी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट पार्टीशन के खिलाफ हो तो तब भी पार्टीशन जो है वो नहीं होगी। मिसाल देता हूं आपको, अगर 3 किसान नहर के किनारे को आपस में बांटना चाहें तो रेवेन्यू ऑफिसर इनकार कर देगा, क्योंकि नहरें जो हैं ये पब्लिक यूज के लिए होती हैं, कोई भी किसान इनको बांट नहीं सकता। पार्ट 5 है बेटा इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का जो है इफेक्ट, आफ्टर द पार्टीशन हर जो को वर्कर है बिकम इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ हिज पीस, वो अपने टुकड़े का क्या हो जाएगा? अपने टुकड़े का मालिक बन जाएगा। लैंड रिकॉर्ड आर अपडेटेड, लैंड रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। दे द ज्वाइंट ऑनरशिप एंड, और जो ज्वाइंट ऑनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। यानी पार्टीशन के बाद हर शरीक, हर जो पार्टनर है वो अपने हिस्से का इंडिपेंडेंट ऑनर बन जाएगा। लैंड रिकॉर्ड अपडेट जो है वो हो जाएगा और ज्वाइंट ऑनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मसलन अगर पार्टीशन के बाद अली को 10 एकड़ मिलते हैं तो वो चाहे तो इसे बेच सकता है और चाहे तो बेटा वो खुद काश्त कर सकता है, चाहे तो वो टेनिन को दे सकता है। इसे बिलाल या अहमद की इजाजत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका हिस्सा जो है इनसे क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है। अब अगर मैं इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करूं,
इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 जो है ये एक्सप्लेन करता है पार्टीशन ऑफ स्टेट्स, दैट एनी को ऑनर कैन डिमांड पार्टीशन। कोई भी को ऑनर क्या कर सकता है, इसकी डिमांड कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर सुपरवाइज करता है पार्टीशन फेयरली। एप्लीकेशन, नोटिस, मेजरमेंट और अलॉटमेंट जो है ये प्रोसेस है। पार्टीशन इज रिस्ट्रिक्टेड इफ इट हार्म द पब्लिक इंटरेस्ट। आफ्टर पार्टीशन ईच को ऑनर बिकम फुल ऑनर ऑफ हिज पीस, यानी कि कोई भी को ऑनर पार्टीशन का मुतालबा कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन को फेयर तरीके से सुपरवाइज करते हैं। प्रोसेस में मेजरमेंट, नोटिस, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो है इनको देखा जाता है। पार्टीशन उस वक्त तक जो है नहीं होगी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इसके खिलाफ हो तो फिर पार्टीशन जो है वो रुक जाएगी। पार्टीशन के बाद हर शरीक अपने हिस्से का मुकम्मल क्या होगा, मालिक बन जाएगा। वो उसको बेच भी सकता है, वो उसको रख भी सकता है, उसके लिए उसको किसी और की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बेटा इस चैप्टर में ना इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जॉइंट ऑनरशिप जो है ये अमन और इंसाफ के साथ इंडिपेंडेंट ऑनरशिप में क्या कर दी जाए, बदल दी जाए, या जॉइंट ऑनरशिप को इंडिपेंडेंट ऑनरशिप के अंदर जो है वो बदला जा सकता है। इसके बाद बेटा आज के लेक्चर का आखिरी चैप्टर है। टाइम काफी ज्यादा हो गया, आप लोग थक भी गए होंगे, लेकिन बेटा हम छोटे छोटे लेक्चर नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि एग्जाम के लिए जो टाइम है वो भी हमारे पास थोड़ा है, और फिर जो ओवरऑल लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो भी काफ़ी लेंथी हैं। तो इसके लिए फिर आपको ज़रा लंबे लंबे लेक्चर सुनने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर आपको ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक का पार्ट फर्स्ट जो है वो वाइंड अप कर दूँ। तो चैप्टर नंबर 6 है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सालसी, यानी कि मसले हद के जरिए से फैसला करना, मसले हद करवाना, आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन जो है, अगर सबसे पहले मैं आपको आर्बिट्रेशन का के बारे में या इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इससे प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने पार्टीशन को देखा था, जबकि इस चैप्टर में हम एक आसान और मुअस्सिर तरीके से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि तनाज़ात का हल आपको बताएंगे, जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि बजाय रेवेन्यू कोर्ट में लंबे मुकदमे लड़ने के फ्रीकैन खुद मिलकर जो है न्यूट्रल पर्सन सालिस मुंतखब कर ले, जो फैसला करे उस पर जो है ये अमल दरामद करें। ये तरीका वक्त और पैसे दोनों को बचाता है और गांव में अमन कायम रखने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बेटा इसका पार्ट 1 है व्हाट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन बेसिकली है क्या? तो आर्बिट्रेशन जो है इसका मतलब है कि रेवेन्यू ऑफिसर हिमसेल्फ जो है डिसाइडिंग द केस, केस के डिसाइड करने से बेहतर है कि डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू वन और मोर आर्बिटर्स चूजन बाय द पार्टीज। तो फिर क्या किया जाए, वन और मोर आर्बिटर्स जो हैं उनको केस सौंप दिया जाए, बजाय इसके कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या करें, डिसीजन ले। इससे क्या होगा, द आर्बिटर जो है लिस्टन बोथ साइड, दोनों को सुनेगा, चेक द फैक्ट्स, तो चीजें जो हैं उनको देखेगा, एंड गिव डिसीजन, और डिसीजन जो है वो देने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड एन अवार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम अवार्ड कहते हैं। तो बताने का मकसद ये मेरा बेटा, बताने का मकसद ये कि जो आर्बिट्रेशन है ना, जब रेवेन्यू ऑफिसर खुद फैसला करने की बजाय मामला आर्बिट्रेटर्स को दे दे, भेज दे, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। जो आर्बिट्रेटर होते हैं ये दोनों फ्रीकैन को सुनते हैं, हकाइक को देखते हैं और क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं। और याद रखिएगा बेटा, इनके जो डिसीजंस होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अवार्ड का। रेवेन्यू ऑफिसर इस अवार्ड को फाइनल बनाता है जब तक ये गैर कानूनी या गैर मुनसिफाना ना हो। अगर ये गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना ना हो तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है,
इसको इंप्लीमेंट करता है। रेवेन्यू ऑफिसर मेक दिस अवार्ड फाइनल अनलेस इट इज अगेंस्ट द लॉ। अगर ये उस पार्टिकुलर लॉ के किसी भी रेंज में डेविएट करता है, अगेंस्ट है, तब भी जो, क्योंकि ये दोनों पार्टियों की सुलह हो गई थी ना इस मामले में, दोनों इस बात को मान गए थे और एक बाकायदा जिरगा बैठा था जिन्होंने ये फैसला किया, इसलिए रेवेन्यू ऑफिसर भी इसको क्या करता है, अगेंस्ट द लॉ होने के बावजूद भी तस्लीम करता है, मान लेता है। मिसाल के तौर पर अली और बिलाल 15 एकड़ की तकसीम पर लड़ रहे थे। वो फैसला करते हैं कि गांव के किसी मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग अहमद अकरम जो है उनको आर्बिट्रेटर जो है वो बनाएं, वही फैसला करें। वो जो फैसला करेंगे वो कानून के मुताबिक हो तब भी दोनों कबूल करेंगे, कानून के मुताबिक ना हो तब भी दोनों कबूल करेंगे, और रेवेन्यू ऑफिसर भी उनको क्या करेगा, कबूल करेगा। इसके बाद बेटा इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 वो हमें बताता है कि द रेवेन्यू ऑफिसर कैन अलाउ आर्बिट्रेशन व्हेन बोथ पार्टीज एग्री इन डिफरेंट in writing to refer the dispute. The dispute is about land rights, partition, revenue matters, attribution is voluntary and not forced. यानी बेटा इस पार्ट में हमें यह बताया गया है कि आर्बिट्रेशन कब होगी। आर्बिट्रेशन तब होगी जब दोनों पार्टीज तहरीरी तौर पर इत्तेफाक करें कि हमारी जो है इस तरह से हम कबूल करेंगे। डिस्प्यूट जमीन, पार्टीशन या रेवेन्यू मैटर से मुताल्लिक हो। आर्बिट्रेशन वॉलेंट्री है, यानी कोई जबरदस्ती जो है इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। उसके बाद बेटा जो चैप्टर 3 है वो हमें बताता है चूज वन आर्बिट्रर टुगेदर, मिलकर आर्बिट्रर को तलाश करना होगा। ईच चूज वन आर्बिट्रर इफ दे disagree the revenue officer may be appoint an umpire, यानी बताने का मकसद यह है बेटा कि आर्बिट्रर का जो इंतखाब है वो पार्टीज के पास अख्तियार होगा कि वो एक आर्बिट्रर क्या करें, मिलकर मुंतखब करें, या हर पार्टी अपना आर्बिट्रर जो है वो मुंतखब करेगी। और अगर इख्तलाफ हो तो रेवेन्यू ऑफिसर एक अंपायर, एक सालिस, एक आर्बिट्रर जो है वो मुकर्रर कर देगा। मिसाल के तौर पर अली एक आर्बिट्रर मुंतखब करता है, बिलाल दूसरा, रेवेन्यू ऑफिसर जो है एक तीसरा जिसको हम सालिस या अंपायर कहते हैं मुकर्रर करके फैसले को क्या करवा देगा, फैसले को जो है वो बैलेंस करवा देगा। तो पार्ट 3 आपको क्लियर हुआ बेटा कि पार्ट 3 के अंदर जो है हमने अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिटर से रिलेटेड बात की, जबकि पार्ट 4 जो है वो हमें यह बताता है कि आफ्टर हेयरिंग बोथ साइड्स द आर्बिट्रर गिव आर रिटन अवार्ड। द अवार्ड इज सबमिटेड टू द रेवेन्यू ऑफिसर। द रेवेन्यू ऑफिसर कैन एक्सेप्ट द फाइनल एंड अनलेस इलीगल आर अनजस्टिस। यानी कि बेटा अवार्ड का मतलब क्या है, फैसला। आर्बिट्रेशन के बाद आर्बिट्रर क्या करेगा, दोनों को सुनकर रिटन अवार्ड यानी रिटन फैसला देगा। अवार्ड रेवेन्यू ऑफिसर को दिया जाता है, और अवार्ड अगर कानूनी और मुनसिफाना है तो ऑफिसर क्या करता है, इसको फाइनल बना देता है। अगर ये कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, तब भी उसको जो है वो फाइनल बनाना लाजिम है। अगर आर्बिट्रर जो है जमीन में सही हिस्सों में तकसीम कर दे तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड में दर्ज कर देता है। इसके बाद मेरा बेटा जो पॉइंट 5 है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये बताया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये बताई गई है इस चैप्टर में। सेव टाइम एंड मनी। आर्बिट्रेशन की अहमियत क्या है, इससे वक्त और पैसा बचता है। अवॉइड बाइटरनेस अमंग फैमिलीज एंड नाइबर्स। खानदानों और पड़ोसियों में दुश्मनी को कम किया जा सकता है। ब्रिंग लोकल विजडम इनटू डिसीजन मेकिंग, सिंस आर्बिटर्स आर ऑफन
रिस्पेक्ट द एल्डर्स। मकामी दानिशमंद जो लोकल विजडम है उनको एज अ आर्बिट्रर शामिल किया जाता है, क्योंकि अक्सर आर्बिट्रर्स जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी हर कोई क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अगर यूं कहूं बेटा, आर्बिट्रेशन जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे खानदान के झगड़े में बड़े बुजुर्ग को बुलाकर फैसला करवा लेना, बजाय इसके कि अदालतों में लंबे लंबे मुकदमे लड़ने के किसी बड़े आदमी को बुलाकर क्या करवा लेना, फैसला करवा लेना। अगर मैं इस चैप्टर का बेटा कंक्लूजन निकालूं तो चैप्टर नंबर 6 का मेरे पास जो कंक्लूजन बनेगा वो ये बनेगा कि पार्टीज कैन एग्री टू लेट आर्बिट्रर्स डिसाइड डिस्प्यूट। फ्री कैन खुद आर्बिट्रर क्या करते हैं, को अख्तियार देते हैं कि वो क्या करें, फैसला करें। आर्बिट्रर आर चूजन बाय पार्टीज। आर्बिट्रर जो है ये पार्टियां खुद चुनती हैं, आर अपॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर। अगर पार्टियां जो हैं वो मुत्तफिक ना हो रही हूं तो फिर इनको चुनने में जो है वो कौन इंटरेस्ट लेते हैं, ऑफिसर जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। देयर डिसीजन अवार्ड इज मेड फाइनल बट बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। इनका फैसला जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, फाइनल करता है, और इनके इस फैसले को हम क्या बोलते हैं, अवार्ड का नाम देते हैं। एट्रीब्यूशन सेव टाइम मनी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो एट्रीब्यूशन जो है ये एक पीसफुल एंड स्पीडी मेथड है जिससे वक्त पैसा दोनों बचते हैं। आसान अल्फाज में कहूं बेटा तो ये चैप्टर हमें अदालतों की बजाय अमन और ताबुन से जमीन के झगड़े हल करने का तरीका जो है वो सिखाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जो कि पार्ट 1 है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, और ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है लॉ से रिलेटेड। पार्ट 2 जो है उसमें इंशाल्लाह फिर हम 7 से लेकर 13 चैप्टर्स को इसी तरह सादा अंदाज में आसान एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह जो है हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के 100+ क्वेश्चंस जो है और उनके आंसर्स जो है वो बताएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।